हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम आज के लेक्चर में एमपीपीएससी का जो 2016 का एई का पेपर है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं और आज ये पार्ट 3 है। ठीक, पार्ट 3 है। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में मैं 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। आपको ये करना है कि लेक्चर को पूरा देखना है, पहली बात। और दूसरी बात, कोशिश करें इसे 2x पर देखने की, इससे आपका टाइम सेव होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं सबसे पहले। द कैपेसिटी, ये है क्वेश्चन नंबर 21। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स प्राइमरी अपॉन के, किसके ऊपर कैपेसिटी, रनवे की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो जो इन्होंने ऑप्शन लगाया लेटरल स्पेसिंग बिटवीन द टू रनवेज विच इज द राइट आंसर, यह सही आंसर है कि दो रनवे के बीच की जो लेटरल स्पेसिंग है वही डिसाइड करेगी कि कितनी कैपेसिटी होगी रनवे की, है ना। क्योंकि हो सकता है कि एक रनवे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए और दूसरा रनवे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, वही बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्वीफर, एक्वीफर की परमेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। तो ये बता रहा है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम। इसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी, ये बोल रहा है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैसे। आ जाओ इधर देखते हैं जरा कि क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। और जो जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज द राइट आंसर। अब कैसे देखो, परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं, C d10 स्क्वायर इंटू ई क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू, ठीक है। और K1 डिवाइडेड बाय K2 K3 एंड K4, ये इस परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हमें सबको पता है ये बात। अब इसमें जो एक टर्म है, कौन सी टर्म है, वो टर्म है म्यू की। म्यू म्यू क्या है यहाँ पे, ये है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक डायनामिक विस्कोसिटी। और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही कम विस्कोसिटी होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। हाँ, तो ये यहाँ से ये रिलेशन इनका बनता है। कैसे, अब देखो, जैसे कोई हमने लिक्विड लिया, उस लिक्विड को अगर हम ठंडा रखते हैं तो उसकी ऑब्वियसली विस्कोसिटी कम रहती है। रादर देन अगर उस लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर उसे हम गर्म करेंगे, कोई भी लिक्विड है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी। लिक्विड के केस में गर्म करने पर लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है, सॉरी, विस्कोसिटी, ठीक है, गर्म करने पर। तो ये टेम्परेचर है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के म्यू के, इन्वर्सली म्यू के। और जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से डायरेक्टली रिलेशन समझ में आता है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। पहली बात तो ये हो गई। E है वॉइड रेशो, जितना ज़्यादा वाइड रेशो होगा उतनी ही ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली। ऐसे ही D10 के साथ भी ऐसा ही है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 का स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, ये ध्यान रखना है आपको। एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है कि इज C d10 का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि परमेबिलिटी का होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूलेज हैं ये, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे सेचुरेशन है, K1 जो है वो सेचुरेशन का है, ऑलराइट। तो इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं परमिएबिलिटी के, पर सबसे मेन फार्मूला ये होता है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट निकलता है डार्सीज लॉ से, ठीक है, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना। उसमें वहां से जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ऑलराइट, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ से क्या रहता है, ये डार्सी लॉ है, दिस इज डार्सी लॉ।
और इसके भी क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस रहते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक के परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है के, और जो कि प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करता है, कांस्टेंट एक आता है ये। अब यहाँ पर परमेबिलिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके जितने भी इंपेरिकल फार्मूले हैं, एलन हेजेंस इक्वेशन है या फिर कंसोलिडेशन इक्वेशन है और कॉजनीज इक्वेशन है, जैसे कि ये अभी मैंने यहाँ पर बताई है, सी के इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, है ना। ये कौन सी है? ये एलन हेजेंस इक्वेशन है, ये पता होना चाहिए आपको। ये सबसे मेन इक्वेशन है। ये फैक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए कि फैक्टर K1 क्या शो करता है। K1 बताता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, K2 बताता है इम्प्योरिटी, K3 बताता है कि कितनी उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड वाटर है। इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसे ही क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन का भी। तो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको कवर करवा देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, इसके ऊपर हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो केपी से इसको डिनोट करते हैं, कैपी विच इज के डिवाइडेड बाय नीटा। नीटा क्या है? नीटा है, या फिर इसको एन लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसे हम एन से ही डिनोट करते हैं। एन है पोरेसिटी, है ना, पोरोसिटी। एन इज द पोरोसिटी, ठीक। ये कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन है ना। ये ओरिजिनल परमेबिलिटी बताता है कि ये ओरिजिनल परमेबिलिटी यही बता रहा है। ऑल राइट। एक होती है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जिसकी यूनिट होती है डार्सी में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या होती है। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को मैं के नॉट से डिनोट करता हूँ और इधर ही लिख देता हूँ। के नॉट इज इक्वल्स टू, ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है, के इज इक्वल्स टू गामा म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला है। आपको इसको इसको बहुत अच्छे से घोटना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। सो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूले हैं परमेबिलिटी से रिलेटेड। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द फ्लो मास कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जो फ्लो मास कर्व है ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो इन्होंने जो लगाया क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ये सही बात है, लेकिन इसे और करेक्ट अगर हम लिखेंगे, इसे अगर और करेक्ट हमें लिखना है तो इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए कि जो मास कर्व हम बनाते हैं ये जनरली ये मास कर्व वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, तो हम जो मास कर्व बनाते हैं ये y है और ये x है। x एक्सिस पर क्या रहता है? टाइम रहता है। और y एक्सिस पर या तो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और या फिर टाइम होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज रहती है, तो उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम रहता है। दोनों में से कोई एक चीज रहती है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन वॉल्यूम डिस्चार्ज लिया है, तो हो सकता है ये आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा प्रीफर होता है, उसमें ऑप्शन नहीं है तो पता नहीं है मुझे कि क्या होता है। तो ये फ्लो मास कर्व होता है जो कि डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के अंदर बनता है। ऐसा ही एक हाइटोग्राफ होता है। हाइटियोग्राफ बनता है जो कि बनता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में ये बनता है। ऑल राइट। नेक्स्ट एक और देखो, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में क्या होता है? ये भी डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में बनता है। ऑल राइट, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में ये भी बनता है। डिस्चार्ज कौन सा? रन ऑफ। हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये रन ऑफ का डिस्चार्ज है वर्सेस टाइम के अंदर हम ये ग्राफ बनता है। हाइटोग्राफ का शेप कुछ ऐसे रहते हैं, बार्स इसमें लगे रहते हैं, ऐसे बार्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसका शेप होता है। ये होता है हाइटियोग्राफ। ये होता है हाइड्रोग्राफ। और नेक्स्ट है, एक और है
मास कर्व, ये है मास कर्व, फ्लो मास कर्व भी बोलते हैं। ठीक, एक 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 ग्राफ होता है जो कि उसका नाम है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ऑलराइट, क्या हो गया इसे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ये बहुत आईएमपी है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। इस साल ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपको। तो ये किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है बेस फ्लो वर्स, ये बनता है स्ट्रीम डिस्चार्ज वर्सेस, यहाँ लिख देता हूं मैं स्ट्रीम डिस्चार्ज वर्सेस, है ना, वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम, परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो इज इक्वल्ड और एक्सीड, इज इक्वल्ड और एक्सीड। ठीक है, ये बहुत काम का है, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना, इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और होता है, एक होता है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व, वो भी टाइम वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में वो भी ग्राफ बनता है। ऑलराइट, तो ये कुछ आईएमपी ग्राफ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस कौन कौन से ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं अप्लाई दे दूंगा आपको, तो वहां से आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, वाइल कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट लाइव्स मोस्ट प्रीफर मेथड वुड बी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। ये इसने टेबल दे रखी है जिसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, अल्कलिनिटी, रेसिडुअल कार्बोनेट हार्डनेस ये दे रखी है, टोटल मैग्नीशियम और डिजायर्ड टोटल हार्डनेस ये सब दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हार्डनेस, मैग्नीशियम हार्डनेस कितनी है इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो टोटल मैग्नीशियम इसने दे रखा है 15 मिलीग्राम पर लीटर। ऑलराइट, इसने कितनी दे रखी है, 15 मिलीग्राम पर लीटर की इसने हार्डनेस दे रखी है मैग्नीशियम के फॉर्म में, मिलीग्राम पर लीटर। अब हमको बतानी है कि ये HCaCO3 में कितनी होगी, बस यही बताना है, HCaCO3 में कितनी होगी। तो ये तो बहुत आसान है, क्या करते हैं HCaCO3 में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैग्नीशियम है ये अभी CaCO3 नहीं है, हमको इसको CaCO3 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12, बस ये लगा देंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12, मीन्स आंसर इज 62.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये इसका आंसर है ना। HCaCO3 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, 12 है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg, ये 12 है ना, 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 क्या है, वैलेंसी, और 24 क्या है, मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ से 12 निकल कर आ जाएगा, ऐसे इक्विवेलेंट वेट मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, 15 क्या है, 15 है गिवन वेट। ऑलराइट, गिवन वेट, और ये 50 क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 है ना, 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, 100 होता है मॉलिकुलर वेट CaCO3 का, और 2 क्या होती है उसके ऊपर, वैलेंसी होती है, 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो यहाँ से 50 निकल कर आ जाएगा हमारा, और 50 यहाँ से 50 निकल कर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 कर देंगे, तो ये हमारा जो वेट निकल कर आ जाएगा HCaCO3 में निकालना है, इसलिए हमने इक्विवेलेंट वेट और CaCO3 लिया है। अगर HCO3 बोलता, कुछ और बोलता, तो हम वहाँ पर वैसा इक्विवेलेंट वेट लेते। ऑलराइट, और कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी कन्वर्शन है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A soil has angle of shearing resistance of 30 degree and cohesion 35 kilonewton per meter square. If the specimen of this soil is subjected to triaxial compression test, then the value of lateral pressure cell for failure to occur at total stress of 300 kilonewton per meter square. तो ये लेटरल प्रेशर बोल रहा है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ये भी आसानी से निकल जाएगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है। वो ये बोल रहा है कि लेटरल प्रेशर हमें निकालना है। लेटरल प्रेशर मतलब सिग्मा 3। जैसे ये एक स्पेसिमेन है तो हम यहाँ पे एक सिग्मा डी लगाते हैं और यहाँ से क्या लगाते हैं, सिग्मा 3। ठीक, तो ये हमें सिग्मा 3 निकालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। 5 की वैल्यू इसने हमें दे रखी है, आई थिंक 30 इन्होंने 5 की वैल्यू हमें दे रखी है और 35 कोहेशन की वैल्यू दे रखी है। सिग्मा 1 जो दे रखा है वो 300 दे रखा है, इज इक्वल टू सिग्मा 3 हमें कैलकुलेट करना है 10 स्क्वायर 45 प्लस 15 लिख दूँ मैं इसे, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 जो गिवन है वो 30 डिग्री है और सिग्मा 1 जो गिवन है वो 300 है। ऑलराइट, प्लस 2 इंटू सी जो हमें गिवन है वो 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो इंटू 35 अगेन 10 60। ऑलराइट, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना क्या निकल कर आ जाएगा, सिग्मा 3। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। 1060 इंटू 70, ठीक है, 130 माइनस दिस 171, ओके। तो ये निकल कर आ रहा है, सिग्मा 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 59.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, सिग्मा 3 की जो वैल्यू है वो ये है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आउटरिगर्स आर यूज्ड फॉर। आउटरिगर्स क्यों यूज करते हैं, तो इसमें यार देखना पड़ेगा ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 28 पे पढ़ते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड IS 800 2007 recommends in taking advantage of reduced design forces the purlins बी डिजाइंड एज। कैसे परलिन्स को डिजाइन करा जाता है, तो हेंस आंसर, ये आंसर सही है। कंटिन्यूस बीम की तरह ही एक परलिन्स को डिजाइन करा जाता है। देखो थोड़ा परलिन को समझ लो, परलिन के ऊपर इस बार भी, इस साल भी क्वेश्चन आना तय है ना। तो थोड़ा परलिन को हम समझ लेते हैं कि परलिन क्या होती है, कौन कौन से उसके अंदर डिजाइनिंग फैक्टर्स हम लेते हैं, क्या वेट होता है ना। थोड़ा सा 5-6 पॉइंट हैं इसके, इसको याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, दे आर सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल राफ्टर। अभी बताता हूँ प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर। ऑलराइट, पहली बात। दूसरी बात कि इसके ऊपर जो वेट ऑफ परलिन हम कंसिडर करा जाता है, वेट ऑफ परलिन्स, जो परलिन्स का वेट कंसिडर करा जाता है इज बिटवीन 8 to 15 kg पर मीटर स्क्वायर में हम इसका वेट कंसिडर करते हैं। और जो डिस्टेंस होती है दो परलिन के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन टू परलिन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू परलिन्स, स्पेसिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, टू परलिन्स, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है 15 to 1.5 मीटर टू 3 मीटर, है ना। सॉरी 15 नहीं है, 1.5 है, मैंने गलती से बोल दिया। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए जो डेप्थ ली जाती है, डेप्थ ऑफ परलिन जो कंसिडर करी जाती है, डेप्थ हम लेते हैं स्पान डिवाइडेड बाय 40, स्पान डिवाइडेड बाय 45। और इसके लिए जो हम विड्थ लेते हैं परलिन की, विड्थ ऑफ परलिन
ये हम लेते हैं स्पान डिवाइडेड बाय 60। ऑलराइट, ये हो गई। और एक और जो बात होती है, दे आर डिजाइंड एज कंटिन्यूस बीम, दे आर डिजाइंड एज, है ना, कंटिन्यूस बीम, मतलब इसके ऊपर मोमेंट भी आता ही है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा आप कि इसके ऊपर मोमेंट आता है। अब मोमेंट आता है तो कितना आता है, तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वो होता है WL/10 का। ठीक है, ये इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट आता है। और अगर मोमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी होगा। तो कितना डिफ्लेक्शन हम कंसिडर करते हैं इसमें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अलाउड है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अलाउड है वो है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 200। L डिवाइडेड बाय 200 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड है। ठीक है, तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स हैं परलिन से रिलेटेड जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा प्रिंसिपल राफ्टर को समझो कि प्रिंसिपल राफ्टर्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर्स, मैं एक वो लेता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं प्रिंसिपल राफ्टर्स। देखो इसमें यहाँ पर देखो इमेजेस में, इसमें अगर क्लियर होगा तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये रहे देखो प्रिंसिपल राफ्टर्स, ये है प्रिंसिपल राफ्टर। या फिर इसमें क्लियर दिखेगा तो शायद नहीं है, क्लियर नहीं है इसमें भी। ये वाला देखो, इसमें एकदम क्लियर है कि प्रिंसिपल राफ्टर इसने क्लियर बता रखा है, दोनों बता रखे हैं इसने। तो इसमें देखो आप, ये है प्रिंसिपल राफ्टर, ये वाला है ना, ये जो इसने दे रखा है। एक और है, वो है कॉमन राफ्टर, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर है रीज लाइन, और इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर जो लगा रहता है वो लगा रहता है परलीन, है ना। इसको बोलते हैं परलीन्स। ये जो छोटा सा इन्होंने यहाँ पर लिया है इसको, ये परलीन होती है छोटी सी। ठीक, ऑलराइट। ये रूफ ट्रस की है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंग पोस्ट क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किंग पोस्ट क्या होती है। ये टाई बीम है, टाई बीम में क्या होता है, यहाँ पे टेंशन आता है। ऑलराइट, इसको ध्यान रखना कि ये टेंशन के लिए डिजाइन करी जाती है टाई बीम। ये इव्स बोर्ड है यहाँ पर। परलिन्स के साथ ही क्लीट भी लगती है जो कि उसको टॉर्शनल रेजिस्टेंस बनाती है, ज़्यादा अच्छा उसको बनाती है ना टॉर्शन में। ये रीज लाइन होती है यहाँ पे। और देखो परलिन्स को ऐसा भी बोलते हैं कि परलिन्स जो लगती हैं वो रीज लाइन के पैरेलल लगती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इसके रीज लाइन के पैरेलल चलती हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये री स्ट्रट, ये स्ट्रट होती है जिसमें कि क्या होता है, कंप्रेशन आता है। ये स्ट्रट इसने यहाँ पर दे रखी है ना। ये प्रिंसिपल राफ्टर जो मैंने अभी आपको बताया, और इसी के ऊपर क्या लगती है, परलिन्स रखती है ना। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या याद रखना है, कि एक तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल राफ्टर, दूसरी बात आपको याद रखना है किंग पोस्ट, तीसरी बात आपको याद रखना है टाई बीम, है ना, ये रहा प्रिंसिपल राफ्टर, और चौथी बात जो आपको याद रखना है परलिन्स। नेक्स्ट जो रीज होता है, ये रीज जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स हैं ट्रस के ऊपर जो कई बार पूछे जाते हैं, है ना। चलो आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझते हैं। फॉर ए डिस्चार्ज of 2.01 meter cube per second and silt factor equals to 0.85, लेजिस थ्योरी द वेलोसिटी इज, वेलोसिटी बतानी है लेजिस थ्योरी के अकॉर्डिंग, के लेजिस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर है। 29 है ना, लेजिस थ्योरी वो पूछ रहा है। तो लेजिस के 5-6 फॉर्मूले हैं, उनको देख ही लेते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना उनको। ठीक है, पहला तो होता है मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140
रेस्ट टू द पावर 1/6। बस ये लगा देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। जिसमें कि f क्या होता है, वो होता है 1.76 d रेस्ट टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ d इन mm, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल इन mm हम यहाँ रखते हैं, तो ये निकल कर आ जाता है। ऐसे ही लेजिस ने एक फॉर्मूला और दिया है पेरीमीटर का, वो दिया है 4.75 रूट ऑफ क्यू। क्यू काय में होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा, तो हमारा जो पेरीमीटर है वो काय में निकल कर आएगा, मीटर में निकल कर आ जाएगा, ये 4 है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो दिया है स्लोप के लिए, कि स्लोप कितना लेना है। तो स्लोप लेते हैं f रेस्ट टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 q रेस्ट टू द पावर 1/6। ये स्लोप का इन्होंने फॉर्मूला दिया है। एक फॉर्मूला दिया है हाइड्रोलिक रेडियस का, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, और वो होता है 5/2 v²/f। ठीक, ये कुछ आईएमपी फॉर्मूले हैं लेजिस के, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और एक होता है स्कॉर डेप्थ का फॉर्मूला, लेजिस स्कॉर लेजिस स्कॉर डेप्थ। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.48 q²/f रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक, तो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूलेज हैं लेजिस के, है ना। इसको लेजिस रिजिम डेप्थ भी बोलते हैं। लेजिस रिजिम डेप्थ अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेजिस रिजिम डेप्थ। तो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूले हैं लेजिस के। एक होती है नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ भी होता है, जिसमें कि स्मॉल क्यू हम यहाँ पर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ, नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ जो कि होता है 1.35। यहाँ पे स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ होता है। स्मॉल क्यू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय बी, है ना। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो ये कुछ लेजिस के आईएमपी फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कभी भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस साल भी आएगा, पक्की बात है। एक क्वेश्चन आएगा, या तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा या तो फिर कैनेडिस से क्वेश्चन उठेगा। यहाँ से हर साल क्योंकि तय है आना क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये आंसर गलत है यहाँ पर, हाँ 4.667 ये आंसर गलत है। आप कैलकुलेट करोगे तो 0.2 के अराउंड कुछ निकल कर आएगा, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, द बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज एट ए रेट ऑफ x% पर y राइज इन एलिवेशन अबव मीन से लेवल वेयर x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो, हम जो रहता है, जो करेक्शंस हम देखते हैं किसमें, एयरपोर्ट में करेक्शंस जब हम लैंडिंग, ठीक है, ये एयरपोर्ट में जो रनवे होता है इसके करेक्शंस होते हैं, है ना। तो 3 करेक्शन हम देखते हैं। पहला होता है टेम्परेचर करेक्शन, नेक्स्ट जो करेक्शन होता है, फर्स्ट होता है एलिवेशन करेक्शन, एलिवेशन करेक्शन, नेक्स्ट होता है टेम्परेचर करेक्शन, करेक्शन, और थर्ड जो होता है वो होता है ग्रेडियंट करेक्शन। ठीक है, कि ग्रेडियंट, ये 3 प्रकार के करेक्शन हम एयरपोर्ट रनवे में देखते हैं, है ना। अब एलिवेशन करेक्शन क्या होता है कि अगर हम हाइट में 300 मीटर ऊपर जा रहे हैं, तो जो हमें जो रनवे की लेंथ है उसमें 7% का हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इज इंक्रीज बाय 7%। जो लेंथ है उसको हमें 7% में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये होता है पहला एलिवेशन करेक्शन। सेकंड जो टेम्परेचर करेक्शन होता है, इसमें ये बोलता है कि अगर जो टेम्परेचर करेक्शन होता है, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर।
ठीक है। इन दोनों के जो डिफरेंस आता है, जितना ये डिफरेंस रहेगा उतना ही पर परसेंट के हिसाब से बढ़ेगा। मान लो जैसे कि अगर मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 आता है, लेट से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 आ रहा है ना, तो हमें जो रनवे लेंथ है वो कितने परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी, 12% से हमें रनवे लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा हमें उतना ही हमें रनवे लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये होता है रेफरेंस टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का फॉर्मूला जो होता है उसको आप ऐसे लिख लो, TA प्लस TM माइनस TA डिवाइडेड बाय 3। ठीक, ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर होता है। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है वो होता है 15 डिग्री के ऊपर, है ना, 15 डिग्री के ऊपर 0.0065 इंटू टी। ये टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये बहुत काम की दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं यहाँ पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो TA और TM क्या क्या है, इस चीज को देख लो। व्हाट इज TA एंड TM? TA है मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑलराइट, मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ। हॉटेस्ट मंथ का जो मंथली मीन आ रहा है वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो हॉटेस्ट मंथ है ऑफ द ईयर, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, मंथली मैक्सिमम है, ये मंथली मैक्सिमम है। और जो टीएम है वो है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, जो टीएम है वो है मंथली मीन टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये कुछ IMP बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। ये मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मंथ का मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये मंथ का मीन टेम्परेचर है जो कि हॉटेस्ट मंथ है पूरे साल में, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो आज यहीं फिनिश करते हैं हम, है ना, आज यहीं फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लेक्चर। थैंक यू।